everyone, once again very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your aptech guru. So my dear class 9th computer application students, भाई finally 9th class की धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है, नए सेशन की नई शुरुआत आपकी अपनी बरखा मैम के साथ। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन का पहला चैप्टर सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया था। सेकंड चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम की शुरुआत हमने कर दी थी, जिसमें पार्ट 1 डिस्कस किया था इनपुट डिवाइसेस के बारे में। सारे इनपुट डिवाइसेस हमने डिस्कस कर लिए हैं डिटेल में। होपफुली आपने वीडियो देख लिया होगा। आज क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम चैप्टर 2 का लास्ट पार्ट, दैट इज पार्ट 2 डिस्कस करेंगे और इसी के साथ में इस पर्टिकुलर चैप्टर को खत्म करेंगे। तो होपफुली आपको आज के सेशन का टारगेट क्लियर है। आज पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग डिवाइसेस जो कंप्यूटर सिस्टम के अपने आप में इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे सारे आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस के साथ में। ठीक है, चलिए अब जब भी आउटपुट डिवाइसेस की बात आती है तो आउटपुट डिवाइसेस का मतलब होता है कि वो सारे डिवाइसेस जिनके थ्रू यूजर जो भी डिजायर्ड रिजल्ट चाहता है कंप्यूटर का वो रिटर्न करवा सकता है। मतलब कि आप कोई कैलकुलेशन देते हो तो सिस्टम आपको कैलकुलेशन करके देता है, किस डिवाइस के थ्रू मिलता है। आप कोई प्रिंटिंग दे रहे हो तो सिस्टम के थ्रू आपको प्रिंट आउट मिल रहा है, किस डिवाइस के थ्रू मिल रहा है। तो जो भी रिजल्ट आप चाहते हो कंप्यूटर से, यदि वो रिजल्ट आपको मिलता है इन द फॉर्म जिसको आप समझ सकते हो, जिसको जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होता है, तो उसी को हम आउटपुट कहते हैं। जैसा जैसा इनपुट करते हैं डेटा, वैसा वैसा आउटपुट भी आपको मिलता है। मीन्स कि यदि आप ऑडियो, वीडियो, टेक्सचुअल, ग्राफिक्स, वॉइस के फॉर्मेट में डेटा इनपुट कर रहे हो तो सेम इसी फॉर्मेट में आपको डेटा आउटपुट भी मिलता है ना जी। और इसी के लिए वैरायटी ऑफ आउटपुट डिवाइसेस भी यूज होते हैं। लेकिन यदि हम बात करें नंबर ऑफ डिवाइसेस की, तो इनपुट डिवाइसेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस आज हम डिस्कस करेंगे केवल 5। ये 5 आउटपुट डिवाइस के अलावा कोई और आउटपुट डिवाइस नहीं होता है, क्योंकि जब बच्चों को कंफ्यूजन होता है ना, जब आपको एमसीक्यू में दे दिया जाता है आइडेंटिफाई आउटपुट डिवाइस या आइडेंटिफाई इनपुट डिवाइस और 4 ऑप्शंस आपको दिए रहते हैं, तो वहां कंफ्यूजन होने लगता है। तो सिंपल सी बात जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कही थी और अभी फिर से कह रही हूं कि जब आप कोई भी वैल्यू कंप्यूटर सिस्टम को देते हो तो जिस डिवाइस के थ्रू वो वैल्यूज इंसर्ट हो रही है सिस्टम तक, वो इनपुट डिवाइस होगा। और वहीं जब आप किसी भी चीज का रिजल्ट एक्सेस कर रहे हो, आफ्टर प्रोसेसिंग जो डेटा वैल्यूज आपको मिल रही है, तो कंप्यूटर्स के थ्रू जब हमें कुछ डेटा वैल्यूज मिल रही है तो वो आउटपुट डिवाइस के थ्रू मिलती है। ठीक है, यदि ये ध्यान है, ये याद है, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। सबसे कॉमनली इनपुट डिवाइस कीबोर्ड और माउस होता है। वही यदि बात करें सबसे कॉमनली आउटपुट डिवाइस की, तो मॉनिटर और प्रिंटर आर कॉमनली आउटपुट डिवाइस। ठीक है, मॉनिटर को तो जानते ही होंगे आप, वही टीवी लाइक जो स्ट्रक्चर होता है कंप्यूटर सिस्टम में, उसको मॉनिटर कहते हैं। वैरायटी ऑफ मॉनिटर्स भी अवेलेबल है। ठीक है, सो मॉनिटर जिसको हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं, क्या कहते हैं? वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU इज नोन एज मॉनिटर। याद रखना, जहां पे आपको एक्चुअल में जो भी कंप्यूटर्स में चल रहा होता है ना, जो भी आप डेटा वैल्यूज देते हो, जो भी बेसिकली आप कोई डॉक्यूमेंट टाइप करते हो, कोई प्रेजेंटेशन बनाते हो, तो वो सारी चीजें आपको दिखती है, तो वो आपका मॉनिटर स्क्रीन होता है। ये एक आउटपुट डिवाइस होता है। इट शोज रिजल्ट रिटर्न बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर जो भी रिटर्न करेगा रिजल्ट, वो आपको मॉनिटर पर ही दिखेगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। नाउ इट शोज द डेटा एंटर्ड बाय द यूजर एंड आउटपुट जनरेटेड बाय द कंप्यूटर। इट डिस्प्ले द वीडियो एंड ग्राफिक्स इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय द कंप्यूटर। वही सारी लाइन्स जो मैंने बताई लिखी हुई है एज इट इज। आ गई बात समझ में? जो आप इनपुट करोगे, इसका जो भी आउटपुट आने वाला है वो भाई स्क्रीन पर ही दिखता है, जिसको हम मॉनिटर कहते हैं। अब 3 बेसिक टाइप के मॉनिटर्स होते हैं नाउ डेज। 3 मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मॉनिटर्स आर यूज्ड, है ना। और इसको डेवलप किसने किया था? कार्ल फर्डिनेंड ब्रॉन इन्वेंटेड CRT मॉनिटर इन 1897। मतलब कि 3 जो बेसिक टाइप के कंप्यूटर मॉनिटर्स होते हैं कंप्यूटर्स में, उसमें सबसे पहला जो मॉनिटर होता है वो होता है कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, CRT मॉनिटर, जिसको डेवलप किया था कार्ल फर्डिनेंड ब्रॉन इन्वेंटेड CRT मॉनिटर इन 1897 में। 1897 में इस टाइप के मॉनिटर को, जिसको हम कहते हैं CRT। व्हाई इट इज नोन एज CRT मॉनिटर? कैथोड रे ट्यूब यहाँ जो पीछे लगी रहती है ना, जिससे ये एक डब्बे टाइप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, ये एक कैथोड रे ट्यूब होती है, जो पहले के टीवी वगैरह में भी होती थी। ठीक है ना। तो ये जो कैथोड रे ट्यूब होती है, ये बिग इन साइज होती है। दैट्स वाई इस मॉनिटर का जो साइज है वो बढ़ जाता है और हैवी इन वेट हो जाता है। ठीक है, तो वेट में भी हैवी हो जाता है, साइज भी बढ़ जाता है। जो पहले आप मॉनिटर्स देखते थे, आज भी किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाओगे तो वहां पर भी जो पुराने मॉनिटर्स रखे रहते हैं उसमें आपको ये मॉनिटर देखने को मिलेगा। हो सकता है आपके स्कूल लैब
बदलाव वगैरह भी आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि आजकल तो ट्रेंडिंग मॉनिटर्स आ चुके हैं, एलसीडी एलईडी आ चुके हैं, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो सीआरटी मॉनिटर में किस टेक्निक का यूज किया जाता था? कैथोड रे ट्यूब। इट इज सिमिलर टू लाइक टेलीविजन, जो पहले टीवी हुआ करती थी ना, टेलीविजन की तरह होता था, इसमें सीआरटी ट्यूब्स का यूज करते हैं। अब ये ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी हो चुकी है, इसमें ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया जाता था, मतलब ये मॉनिटर्स जो है ये लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते थे, तब जाके इसको आप एक्सेस कर पाते थे। बिगर इन साइज होते थे, हैवी इन वेट होते थे, डिफिकल्ट इन टर्म्स ऑफ पोर्टेबिलिटी, क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है, इसका वेट ज्यादा होता है, तो ये पोर्टेबल नहीं होते हैं डिवाइसेस, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ मॉनिटर इज नो लॉन्गर पॉपुलर। नाउ अब बात करें हम आगे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, तो सीआरटी मॉनिटर्स के कुछ एडवांटेज थे। वो क्या थे? दे ऑपरेटेड एनी रेजोल्यूशन, किसी भी रेजोल्यूशन पे आप इसको ऑपरेट कर सकते थे, किसी भी ज्योमेट्री, किसी भी एस्पेक्ट रेशियो में हम बेसिकली इसको यूज कर सकते थे विदाउट द नीड ऑफ रीस्केलिंग द इमेजेस, जिसमें आज जरूरत पड़ती है। सीआरटी इज लेस एक्सपेंसिव, सस्ते से सीआरटी मॉनिटर्स थे जिसको आप इजीली एक्सेस कर सकते थे, यूज कर सकते थे, जो आजकल की डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज है उनके कंपैरेटिवली। अब यदि डिसएडवांटेज की बात करें तो वही जो मैंने बताया कि यहाँ पे ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शंस आपको देखने को मिलते थे, स्क्रीन का रेगुलेशन में प्रॉब्लम्स आती थी, आए दिन स्क्रीन बंद हो रही है, वो इश्यूज कुछ होते थे इसमें, ठीक है। ऑल्सो अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड्स फ्रॉम अदर इक्विपमेंट इंक्लूडिंग अदर सीआरटीज, एंड दे आर large, heavy and bulky, they consume a lot of electricity and produce a lot of heat. So these all are the disadvantage. That's why CRT monitors को replace किया किसने? इसी disadvantage की वजह से LCD monitors ने। अब liquid crystal monitors जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब ये देखो liquid crystal monitor जो basically आपकी LED TVs वगैरह जो होती हैं, LCD TVs वगैरह जो होती हैं, है ना, फ्लैट पैनल जिसको कहते हैं, जिसमें कोई भी CRT ट्यूब यूज नहीं होती है, ये लाइट इन वेट होते हैं और स्मॉल इन साइज होते हैं, ठीक है जी। तो a liquid crystal display, commonly abbreviated as LCD, is a thin flat display devices made up of any number of color monochrome pixels arrayed in front of light source or reflector, ठीक है जी। यहाँ पर क्रिस्टल्स का यूज किया जाता है, वो भी लिक्विड क्रिस्टल्स का, ठीक है। इट इज स्मॉलर एंड लाइटर देन सीआरटी, ऑफन कॉल्ड फ्लैट पैनल। ये स्मॉलर होते हैं, लाइटर होते हैं, फ्लैट पैनल इसका होता है, दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज फ्लैट पैनल। और यहाँ पे थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स का यूज किया जाता है, समझ में आया। और इसी वजह से ये पोर्टेबल भी होता है, लैपटॉप, टैबलेट पीसेस, डेस्कटॉप पीसेस, पाम टॉप वगैरह में देखने को आपको ये मिलते भी हैं। सो एलसीडी मॉनिटर्स यूज मच लेस डेस्क स्पेस, इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट वेट एंड थिनर। तो सीआरटी के साथ यदि कंपेयर करें, सीआरटी से यदि कंपेयर करें तो वो हैवी इन वेट होते हैं, ये लाइट इन वेट होते हैं, उसमें लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, लॉट ऑफ हीट भी जनरेट होती है। यहाँ पे लेस हीट और लेस इलेक्ट्रिसिटी में ये जो है काम कर सकते हैं, ठीक है। और डेस्क पे जो स्पेस है सीआरटी मॉनिटर वो भी ज्यादा रहते हैं, ये कम स्पेस में सेट हो जाते हैं आराम से। तो थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स इज अ वेरिएंट ऑफ एलसीडी विच यूजेस थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स टेक्नोलॉजी टू इंप्रूव इमेज क्वालिटी। मतलब सीआरटी में जो इमेज क्वालिटी थी उसको और इंप्रूव किया गया, सीआरटी से ज्यादा इंप्रूव किया गया इन एलसीडी मॉनिटर्स में, क्योंकि इसमें थिन फिल्म लगती है ट्रांजिस्टर से बनी हुई, जिसकी मदद से आप हाई क्वालिटी की इमेजेस को देख सकते हो, ठीक है। सो एलसीडी इज वन टाइप ऑफ एक्टिव मैट्रिक्स एलसीडी थ्रू इज यूजुअली सिनोनिम्स विद एलसीडी, ठीक है जी, समझ में आ गया। अब आया तो अप्रॉक्स आप लिख कर आ सकते हैं ना। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एलसीडी? जीरो ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शंस, ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शंस सीआरटी में बहुत ज्यादा होता था, यहाँ नहीं होता है। ये थिन होते हैं विद अ स्मॉल फुटप्रिंट, कंज्यूम लिटिल इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रोड्यूस लिटिल हीट। हीट प्रोड्यूस करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, बट लिटिल हीट, है ना। डिसएडवांटेजेस इसके भी हैं। अब इसके क्या डिसएडवांटेजेस है मैम? ईच पैनल हैज फिक्स्ड पिक्सल रेजोल्यूशन फॉर्मेट डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, ओके। और सेकंड, ये थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं सीआरटी के कंपैरेटिवली। सो दिस इज द डिसएडवांटेज, लिटिल डिसएडवांटेज है, जिसको ओवरकम किया किसने? एलईडी मॉनिटर्स ने। एलईडी का नाम आपने सुना होगा, ये बेसिकली इसका फुल फॉर्म क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड। मतलब यहाँ जो पिक्चर्स वगैरह आप देखते हो, इसमें जिस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है वो लाइट इमिटिंग डायोड्स का यूज किया जाता है। एलसीडी में क्रिस्टल्स का यूज किया जाता है, सीआरटी में कैथोड रे ट्यूब का यूज किया जाता है। सफिशिएंट है, सिर्फ इतना आपको याद रखना है ना। सो एलईडी मॉनिटर्स यूज लाइट इमिटिंग डायोड्स। देखो किसका यूज कर रहे हैं, ये लाइट इमिटिंग डायोड्स का, जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जिसका यूज आजकल किया जा रहा है मॉनिटर्स को डिजाइन करने के लिए। इट गिव्स मच मोर ग्रेडिएशन इन इंटेंसिटी एंड लार्जर लाइट वेवलेंथ स्पेक्ट्रम, गिविंग अ ट्रूअर कलर क्वालिटी। इट ऑफर्स अ बेटर डायनामिक कंट्रास्ट रेशियो ट्रू। तो मतलब कंट्रास्ट रेशियो भी आपको बढ़िया मिलता है, और बेटर क्वालिटी की जो इमेजेस है ना, हाई जो एचडी क्वालिटी की इमेजेस आपको देखने का मन करता है, वो सब आप यहाँ एलसीडी
एलईडी में देख सकते हो। तो एलसीडी के कंपैरेटिवली देखा जाए तो एलईडी लिक्विड लाइट इमिटिंग जो डायोड वाले मॉनिटर्स होते हैं ना, वो ज्यादा अच्छे होते हैं। अब इसके भी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज। यदि एडवांटेज की बात करें तो ये कंफर्टेबल होते हैं, ठीक है, आराम से एडजस्ट हो जाते हैं। वही कम लाइट और कम इलेक्ट्रिसिटी और कम हीट के साथ में यूज होते हैं। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं। हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन होता है विविड कलर्स के साथ, मतलब डिफरेंट कलर्स को, सारे कलर्स को सपोर्ट करते हैं। इसके भी कुछ डिसएडवांटेज होते हैं कि यदि कंपेयर करें दोनों मॉनिटर्स से, सीआरटी और एलसीडी से, तो ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। डेलिकेट से डिवाइस होते हैं, इसको केयरफुली हैंडल करना होता है, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अब यदि एग्जाम में आ गया, आपसे पूछ लिया कि मॉनिटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इसके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, तो होपफुली आप आसानी से लिखकर आंसर आ सकते हो ना, कोई डाउट नहीं है यहाँ पर। तो पहला आउटपुट डिवाइस हमने कंप्लीट कर लिया, दैट इज मॉनिटर। अब डिस्कस कर रहे हैं दूसरे आउटपुट डिवाइस को, जिसका नाम है प्रिंटर। मॉनिटर पे आपको जो भी आप आउटपुट चाहते हो वो दिखता है सिर्फ, तो वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होता है। लेकिन वही सेम चीज जो आपको मॉनिटर पे दिख रही है वो आपको पेपर पर प्रिंट होती ही चाहिए, तो हम प्रिंटर का यूज करते हैं। तो प्रिंटर भी वैरायटी ऑफ प्रिंटर्स अवेलेबल है, ठीक है। तो ये प्रिंटर के थ्रू आपको जो आउटपुट मिलता है वो हार्ड कॉपी आउटपुट होता है। तो प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस व्हिच यूज्ड टू टेक प्रिंट आउट ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा ऑन पेपर। प्रिंटर इज वाइडली यूज्ड डिवाइस, इट इज यूज्ड इन ऑफिसेज, रेलवेज, बैंक्स, एयरपोर्ट्स एक्सेट्रा। हर जगह आप देखते हो कि प्रिंटर का यूज करते हैं। आपके घर में भी आपने देखा होगा, यदि आपके पास कुछ ऐसा काम होता है, आपको डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट निकालना होता है, तो आप प्रिंटर का यूज कर लेते हो, है ना जी। तो प्रिंटर को दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज इंपैक्ट प्रिंटर एंड सेकंड इज नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। अब ये क्या होते हैं मैम, आपने तो बहुत सारे प्रिंटर्स के नाम सुने होंगे। लेजर प्रिंटर सुना होगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर सुना होगा, इंकजेट प्रिंटर सुना होगा। जी हाँ, ये जितने भी प्रिंटर्स के मैं नाम बता रही हूँ वो सभी इन्हीं कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। यदि बात करें हम इंपैक्ट प्रिंटर की और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की, तो इसमें डिफरेंस क्या है पहले वो समझो, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। इंपैक्ट प्रिंटर्स आर ओल्डेस्ट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। आजकल जिस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं वो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो जो लेजर, इंकजेट प्रिंटर का आप नाम सुनते हो ना, वो सभी नॉन इंपैक्ट में आते हैं। इंपैक्ट प्रिंटर ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी, जैसे सीआरटी मॉनिटर ओल्डेस्ट है, वैसे ही दिस प्रिंटर ऑपरेट बाय स्ट्राइकिंग अ मेटल और प्लास्टिक हेड अगेंस्ट द इंक रिबन। द इंक रिबन इज प्लेस्ड अगेंस्ट द पेपर एंड मार्किंग द पेज विद द अप्रोप्रिएट कैरेक्टर, डॉट लाइन और सिंबल। तो दिस इज द टेक्निक जिसकी मदद से इंपैक्ट प्रिंटर क्या करते हैं, प्रिंटिंग करते हैं। यहाँ पे एक इंक का रिबन होता है, पेज लगा होता है, स्ट्राइक होती है इंक रिबन की पेज पर और उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, प्रिंटिंग स्टार्ट होती है। सो दिस प्रिंटर्स आर मोस्टली यूज्ड इन फील्ड्स वेयर लो कॉस्ट प्रिंटिंग इज एसेंशियल। ऐसा नहीं कि ये प्रिंटर आजकल यूज नहीं हो रहे, यूज हो रहे, लेकिन कुछ गवर्नमेंट ऑफिसेज में जहां थोड़ा बहुत कुछ काम होता है, जहां पे लो कॉस्ट में आपको प्रिंटिंग का काम करवाना है ना, तो बेसिकली वहां आप इसका यूज कर सकते हो। और इंपैक्ट प्रिंटर में जो कॉमनली यूज प्रिंटर्स हैं वो आ जाते हैं आपके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजिबल प्रिंटर, लाइन प्रिंटर्स एंड ड्रम प्रिंटर्स। ये जितने भी प्रिंटर्स के मैंने नाम बताए हैं ये सभी ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रिंटर्स हैं। आजकल जनरली यदि आप किसी ऑफिसेज में या कहीं जाते हो तो वहां इनको नहीं पाते हो, ठीक है। वहां पे जो है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर ही मिलते हैं क्योंकि वो लेटेस्ट है, वो चल रहा है, ठीक है जी। अब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है वो समझो। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपने देखा होगा, जो पहले इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह जनरेट होते थे ना, उसमें जो लेटर्स होते थे वो कुछ इस तरीके से होते थे, डॉट डॉट से मिलकर जो है लेटर्स बने होते थे, है ना। तो ये इस तरीके की जो प्रिंटिंग होती है वो प्रिंटिंग किसके थ्रू होती है, डॉट डॉट से मिलकर जो प्रिंटिंग होती है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के थ्रू होती है। इसमें कुछ बंच ऑफ पिन्स होती हैं जो डायरेक्ट जाके स्ट्राइक करती है पेपर पर रिबन की मदद से, और वो बंच ऑफ स्ट्रिंग फिर ईच एंड जो भी कैरेक्टर प्रिंट करवाना है उस कैरेक्टर के फॉर्मेट में जाती है। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इट प्रिंट्स वन कैरेक्टर एट अ टाइम, और यहाँ पे ग्रिड ऑफ पिन्स होती हैं जो कि रिबन के अगेंस्ट स्ट्राइक करती है पेपर पर। इट प्रिंट्स द कैरेक्टर इन डॉटेड फॉर्मेट। डॉटेड फॉर्मेट में जो है कैरेक्टर्स प्रिंट होते हैं। बेसिकली दिस टाइप ऑफ प्रिंटर देयर इज अ वर्टिकल एरे ऑफ पिन्स एज द हेड मूव्स अक्रॉस द पेपर द सिलेक्टेड पिन्स हिट ऑन द रिबन टू फॉर्म द कैरेक्टर एंड द पैटर्न डॉट्स ऑन द पेपर। जैसे मैंने बताया वही लाइन लिखी हुई है। मतलब कुल मिला के आप ये सोचो कि सपोज ये पिन्स का बंच है, ठीक है, ये पिन्स का बंच है, यहाँ पे लगी होती है एक रिबन, ठीक है, और यहाँ लगा होता है पेपर। तो ये जो पिन्स का बंच है ये एज इट इज इस रिबन की मदद से स्ट्राइक करता है पेपर पर। वर्टिकली एरे में ये पिन्स अरेंज होती है और वो लेटर जो है वो इस तरीके से डॉट के फॉर्मेट में प्रिंट हो जाता है। तो ये कहलाता है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब इसके भी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो इसके एडवांटेज की बात करें तो चीपर इन कॉस्ट होता है, सस्ता सा है, मिल जाता है आराम से, और यहाँ पे आप कंटिन्यूअसली पेपर का यूज कर सकते हो। मतलब एक जो पेपर कंटिन्यूअस पेपर आता है ना उसका आप यूज कर सकते हो। डिसएडवांटेजेस क्या है
थोड़ी इसकी क्वालिटी जो होती है, प्रिंटिंग क्वालिटी, वो लो होती है। मतलब आपने देखा होगा जो पहले के ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी बिल आया करते थे, जो बैंक वगैरह के जो पेपर्स हुआ करते थे, जो बहुत पहले की बात कर रही हूँ मैं, 90s की बात कर रही हूँ, ठीक है, 80s 90s की, वहाँ पे आप देखना जो पेपर्स हुआ करते थे उसमें वो डॉट डॉट करके लिखा होता था। आज भी यदि आप इंटरनेट गूगल पे सर्च करोगे ना प्रिंटेड पेपर ऑफ डॉट मैट्रिक्स, तो आपको वैसे ही दिखाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो प्रिंटिंग की क्वालिटी वो थोड़ी सी लो होती है, हाई क्वालिटी प्रिंटिंग नहीं प्रोवाइड करता है आपको। कैन बी यूज टू प्रिंट कार्बन कॉपीज, कार्बन कॉपीज के लिए इसका यूज कर सकते हो। इसकी स्पीड भी थोड़ी स्लो होती है एज कंपेयर टू अदर प्रिंटर्स, और ये जब प्रिंटिंग करते हैं तो बहुत ज्यादा नॉइज क्रिएट करते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन यूज द अनदर प्रिंटर्स ना, दीज ऑल आर द डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस के कंपैरेटिवली देखा जाए तो इसके डिसएडवांटेजेस ज्यादा है। आप देख सकते हो यहाँ मैंने एक इमेज भी लगाई है, तो आप देखो यहाँ पे ये जो भी प्रिंटिंग है वो देखो आप ई कैसे प्रिंट हुआ है, डॉट डॉट के साथ प्रिंट हुआ है। दिस इज द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कंटिन्यूअस जो पेपर्स है वो आपको यही दिखता है ना। आगे बढ़ते हैं, डेजिबल प्रिंटर पे आते हैं। ये भी एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, जैसे मैंने बताया। इसमें क्या होता है, यहाँ पर एक व्हील लगा होता है अंदर, मतलब एक व्हील जो मूव करता है ना। सो डेजिबल प्रिंटर जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। इसमें एक सर्कुलर व्हील होता है जिसमें कुछ पेटल्स होती हैं, दैट ईच हैज डिफरेंट कैरेक्टर ऑन सिंबल ऑन द एंड। और हर एक व्हील के एंड में जो पेटल्स होती है ना, इन पे कोई ना कोई कैरेक्टर प्रिंटेड होते हैं। ये देख रहे हो आप, ये व्हील है और इसमें पेटल्स लगी हुई है जिनमें कैरेक्टर्स प्रिंटेड होते हैं। अब जब ये व्हील स्पिन करता है, जब ये व्हील मूव करता है, घूमता है, तो इसमें जो भी पेटल्स हैं वो हैमर के थ्रू स्ट्राइक करती हैं, किस पर, रिबन पर, ठीक है। तो रिबन पर जैसे ही स्ट्राइक करें, देखो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में बंच ऑफ पिंस स्ट्राइक कर रही थी, यहां पर क्या हो रहा है, हैमर के थ्रू बेसिकली हम बात करें, जो पेटल्स है ना इसमें व्हील्स में लगी हुई, वो स्ट्राइक करती है रिबन पर, तो उसके थ्रू क्या होती है, प्रिंटिंग होती है। तो दोनों में डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज होती हैं। अब दोनों ही प्रिंटर ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं करते हैं, नॉर्मली टेक्स्ट प्रिंटिंग के लिए ही होते हैं, है ना। तो ये बात हो गई डेजिबल की। तो डेजिबल का भी वही है, नॉइजी होता है, और डॉट मैट्रिक्स के कंपैरेटिवली ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है। और दूसरी चीज, यहाँ भी हाईएस्ट क्वालिटी का आपको प्रिंटिंग क्वालिटी नहीं मिलती है, लोएस्ट क्वालिटी मिलती है, नॉइजी होता है। ये सारे इसके डिसएडवांटेजेस हैं। इनको ओवरकम किया किसने, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ने। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में जितना मैकेनिकल चीजें वहां यूज हो रही थी इम्पैक्ट में ना, वो सारी मैकेनिकल चीजों को यहाँ रिमूव किया गया। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, प्रिंटिंग हेड डू नॉट स्ट्राइक, या कोई स्ट्राइकिंग का फीचर नहीं होता है। प्रिंटिंग प्रोड्यूस नो साउंड, यहाँ कोई नॉइस प्रोड्यूस नहीं होता है। व्हाइल प्रिंटर प्रिंटेड एनी पेपर। टू मेजर टाइप्स ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आर इंकजेट एंड लेजर, जो सबसे ज्यादा कॉमनली ट्रेंडिंग और पॉपुलर प्रिंटर्स है। मेरी बात समझ में आ गई। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट, जैसा कि नाम है इम्पैक्ट मतलब वो पेपर पे स्ट्राइक करेगा और जैसे ही पेपर पे प्रिंटिंग होगी तो खच खच करके नॉइस जनरेट होती है, वो इम्पैक्ट प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कोई स्ट्राइकिंग फीचर नहीं होता है और ना यहाँ पर प्रिंटिंग होते समय कोई भी नॉइस जनरेट होती है। वहां पे लो क्वालिटी की प्रिंटिंग होती है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हाई क्वालिटी की आपको प्रिंटिंग दिखती है। वहां कोई भी ग्राफिक्स से इमेजेस को प्रिंट नहीं करवा सकते, यहाँ पे आप ग्राफिक्स, इमेजेस, कलर प्रिंटिंग भी पॉसिबल है, बाकी उनमें आप कलर प्रिंटिंग भी नहीं करवा सकते हो, ठीक है। तो आपको सारे डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गए इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट के। अब इसमें आ जाते हैं नॉन इम्पैक्ट में इंकजेट और लेजर प्रिंटर, वहां आ जाते हैं डॉट मैट्रिक्स, डेजिबल, लाइन प्रिंटर, चेन प्रिंटर्स, ठीक है। चलो एग्जाम में आया डिफरेंस तो लिख कर आ सकते हो ना आराम से। अब देखो इंकजेट प्रिंटर की यदि बात करूं तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते पहचानते हो, ऑफिसेस में जनरली देखते हो, अपने स्कूल में भी देखा होगा आपने, है ना। आप यदि कोई शॉपिंग मॉल वगैरह में भी जाते हो या किसी ऑफिस में जाते हो या कहीं भी जाते हो जहां प्रिंटर रखा होता है, तो वहां इंकजेट लेजर में से ही कोई प्रिंटर रखा होता है ना। इंकजेट प्रिंटर इज अ काइंड ऑफ प्रिंटर दैट वर्क्स बाय स्प्रेइंग आयोनाइज्ड इंक ऑन अ शीट ऑफ अ पेपर। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि मैम जब वहां पे स्ट्राइकिंग का फीचर यूज होता है तो यहाँ स्ट्राइकिंग का फीचर नहीं होता, तो फिर क्या होता है, प्रिंटिंग कैसे होती है। तो इंकजेट प्रिंटर में ना ये वर्क करता है, जो भी इसमें इंक लगी होती है, इंक तो सभी में होती है, तो आयोनाइज्ड इंक स्प्रे होती है पेपर पर, तब जाकर लेटर्स जो हैं वो प्रिंट होते हैं, ठीक है। मैग्नेटाइज्ड प्लेट्स इन द इंक पाथ डायरेक्ट द ink onto the paper in desired shapes to create impression of text or image. It is used in home and small offices. घर में या small offices में आप देखोगे तो इस तरीके की प्रिंटिंग आपको इंकजेट प्रिंटर के थ्रू मिलती है, ठीक है। यहाँ पर एक फिक्स साइज का पेपर सेट करते हो, जो भी प्रिंटिंग होती है वो मैग्नेटाइज्ड प्लेट्स लगी होती है इंक के पाथ पर, और जब इंक स्प्रे होती है तो बेसिकली उस प्लेट्स के थ्रू साइड में जो पेपर लगा होता है उस पेपर पर कैरेक्टर्स प्रिंट होते हैं। नाउ इंकजेट के कुछ एडवांटेजेस हैं। प्रिंटिंग क्वालिटी यहाँ पे अच्छी होती है इम्पैक्ट प्रिंटर के थ्रू, ये ऑलमोस्ट साइलेंट होते हैं, डोंट क्रिएट एनी नॉइज व्हाइल प्रिंटिंग। इन टर्म्स ऑफ कॉस्टिंग चीपर होते हैं एज कंपेयर टू लेजर प्रिंटर। मतलब यदि हम लेजर प्रिंटर की बात करें जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, उसके कंपैरेटिवली इंकजेट प्रिंटर सस्ते होते हैं। यूज ऑफ बोथ ब्लैक एंड कलर प्रिंटआउट्स, यहाँ पे आप दोनों प्रिंटआउट्स निकाल सकते हो, इंकजेट से कलर प्रिंटिंग भी निकाल सकते हो,
ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग भी निकाल सकते हो। वहीं इसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अब व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ दिस, ये स्लोअर होते हैं, मतलब इनकी जो स्पीड है एज कंपेयर टू लेजर प्रिंटर थोड़ी कम होती है। इनकी प्रिंटिंग स्पीड गुड होती है बट स्लोअर देन लेजर प्रिंटर ना, मतलब समझ पा रहे हो आप बात कि लेजर प्रिंटर के कंपैरेटिवली जिस स्पीड से प्रिंटिंग होती है वो स्पीड यहाँ पे स्लो होती है। Okay, now due to expensive replacement of ink cartridges, running cost is much higher than dot matrix and laser printer. इसकी जो रनिंग कॉस्ट होती है, यहाँ पे जो इंक को कार्ट्रिज जो होती है जिसमें इंक रिफिल होती है, वो कार्ट्रिज का रिप्लेसमेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, एक्सपेंसिव होता है इंकजेट में। नीड टू ड्राई द प्रिंट आउट्स बिकॉज इंक ऑन द पेपर इज ऑन ड्रॉपलेट्स। ओके, और यहाँ पे जो भी इंक स्प्रे की जाती है पेपर पे जिसमें लेटर प्रिंट होते हैं उसको ड्राई करने के लिए जरूरत होती है, क्योंकि स्प्रे के थ्रू जो है लेटर्स वहां प्रिंट हो रहे हैं, स्ट्राइक वगैरह कुछ नहीं होता है ना। सो कांट यूज ऑफ हाई वॉल्यूम प्रिंटिंग, यदि आपको ज्यादा अमाउंट पे प्रिंटिंग करवानी है तो इंकजेट प्रिंटर का यूज नहीं करते, इन प्लेस ऑफ दिस हम यूज करते हैं लेजर प्रिंटर का। तो अब आपको अच्छे से जो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है इन प्रिंटर्स में समझ में आ रही है। नाउ लेजर प्रिंटर क्या होते हैं, हाई क्वालिटी प्रिंटर्स होते हैं, अच्छी इमेजेस प्रोड्यूस करते हैं बिना नॉइस के, बट थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। सो द लेजर प्रिंटर इज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रिंटर विच प्रिंट्स द कैरेक्टर बाय लेजर बीम्स। फोटोकॉपी में देखा है आपने, फोटोकॉपी मशीन में एक लेजर लाइट रहती है येलो कलर की, व्हाइट कलर की, वैसे इन प्रिंटर्स में भी एक लेजर बीम के थ्रू प्रिंटिंग होती है। ठीक है, इट हैज फोटोकॉपियर ड्रम, इसमें एक फोटोकॉपियर ड्रम लगा होता है विच वर्क्स विद द हेल्प ऑफ लेजर बीम। लेजर बीम के साथ में जो ड्रम काम करता है और कैरेक्टर्स को प्रिंट करता है। यहाँ पर आप टोनर्स का यूज करते हो, जैसे कि उसमें हम कार्ट्रिज का यूज करते हैं इंकजेट में, कार्ट्रिज को फिल करवाते हैं इंक से, यहाँ पे टोनर लगा होता है जिसमें इंक फिल की जाती है। नाउ मोनोक्रोम ब्लैक लेजर प्रिंटर विच यूजेस सिंगल टोनर एज बीइंग यूज्ड एज द ऑफिसेस में देखते हो तो आप यहाँ पे मोनोक्रोम लेजर प्रिंटर यूज होता है जो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग करता है जनरली पेपर्स को प्रिंट करने के लिए। इस तरीके से आप देख सकते हो लेजर प्रिंटर को। ठीक है, आजकल तो प्रिंटर्स के साथ में स्कैनर्स भी इनबिल्ड आते हैं लेजर प्रिंटर्स में, आपने देखा होगा ना। एडवांटेजेस क्या हो गए, हाई क्वालिटी प्रिंटिंग करता है, प्रिंटिंग स्पीड भी बढ़िया है, 10 से 20 पेजेस एक मिनट में प्रिंट करने की ताकत रखता है, पर पेज प्रिंटिंग कॉस्ट इज लेस एज इंकजेट प्रिंटर। हाई वॉल्यूम में यदि आपको 100, 200, 500 पेज प्रिंट करवाना है तो आराम से इस प्रिंटर के थ्रू आप प्रिंटिंग करवा सकते हो। डिसएडवांटेजेस क्या है मैम, तो जहां किसी चीज के एडवांटेज होते हैं बेटा वहां डिसएडवांटेजेस होते हैं। नो वन इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड, चाहे आप किसी चीज की बात कर लो, किसी मशीन की बात कर लो या किसी इंसान की बात कर लो, है ना, सब में कुछ ना कुछ कमियां होती है। तो वैसे ही यदि हम बात करें लेजर प्रिंटर की भी तो इसकी भी कुछ कमियां हैं। क्या, कलर लेजर प्रिंटर आर एक्सपेंसिव, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर्स तो ठीक है, लेकिन जब कलर लेजर प्रिंटर की बात करते हैं तो वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं एज कंपेयर टू मोनोक्रोम लेजर प्रिंटर जो कि ब्लैक एंड व्हाइट होता है। इट इज मोर एक्सपेंसिव देन इंकजेट प्रिंटर। अब क्योंकि अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं तो महंगे तो होंगे, अच्छी चीज महंगी तो होती है, आपको अच्छे से पता है। टोनर एंड ड्रम रिप्लेसमेंट इज एक्सपेंसिव, जैसे इंकजेट प्रिंटर में कार्ट्रिज को रन करना, उसको बदलना थोड़ा टिपिकल होता है, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। यहाँ पर भी वही चीज होती है कि ड्रम और टोनर को रिप्लेस करना या फिल करवाना थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, बढ़ जाए आगे, प्रिंटर खत्म। इसके बाद बात करते हैं एक और प्रिंटर की जिसका नाम है थर्मल प्रिंटर। अब ये क्या होता है मैम, तो ये डिजिटल प्रिंटिंग के लिए यूज किया जाता है। इट यूजेस हीट एनर्जी फॉर प्रिंटिंग जैसे इसका नाम है थर्मल प्रिंटर ना, तो हीट एनर्जी की मदद से ये प्रिंटिंग करता है। इट पासेस ओवर द प्रिंट हेड एंड हीट प्रोड्यूस इमेज ऑन द पेपर। मतलब बेसिकली बात करें तो यहाँ पर हीट एनर्जी से जो पेपर पे प्रिंटिंग हो रही है तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है पेपर साइड पर जिससे प्रिंटिंग होती है। इट ऑल्सो नोन एज थर्मोक्रोमिक पेपर। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर प्रिंटर में जो पेपर लगता है वो पेपर भी डिफरेंट टाइप का होता है, थर्मोक्रोमिक पेपर होता है। डन, इसके क्या एडवांटेजेस है यदि हम बात करें तो इसके बेसिक वही सारे एडवांटेजेस हैं। अब आ जाते हैं हम कहां पर, प्लॉटर पर। ठीक है, हाँ जी, देखो ये हाँ थर्मल प्रिंटर के हैं। ठीक है, सो लॉन्गर लाइफ बिकॉज देयर आर फ्यू मूविंग पार्ट्स, क्विक ऑपरेशन, नो कॉस्ट फॉर इंक और टोनर। यहाँ पे इंक नहीं लगता है, टोनर नहीं लगता है, थर्मल प्रिंटर होता है ना। तो थर्मल प्रिंटर के जो एडवांटेजेस है वो नॉर्मली एडवांटेजेस है कि इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है और ना ही इसमें कोई इंक और टोनर यूज किया जाता है। इसका जो पेपर आता है थर्मोक्रोमिक पेपर वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, और इसका जो शेल्फ लाइफ है, इसमें जो पेपर का शेल्फ लाइफ होता है वो भी शॉर्ट होता है। और बेसिकली देखा जाए तो यदि इसमें आप इमेजेस को प्रिंट करवाते हो थर्मल प्रिंटर में, वो थोड़ी लो क्वालिटी की इमेजेस प्रिंट होती है। अब इसके अलावा एक और प्रिंटर होता है, यदि आपने नाम सुना होगा, जिसका नाम है 3D प्रिंटर। सुना है कि नहीं? यदि आपके स्कूल में लैब
लैब वगैरह है, अटल टिंकरिंग लैब है, रोबोटिक्स वगैरह लैब है, तो वहां आपने एक 3D प्रिंटर देखा होगा जो 3 डायमेंशनल में प्रिंटिंग करता है ना। 3D प्रिंटर में क्या होता है, आप ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हो। यहाँ कोई पेपर प्रिंटिंग नहीं होती है, यहाँ पे एक फिलामेंट लगी होती है, प्लास्टिक की फिलामेंट, वो मेल्ट होती जाती है और एक 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है इस प्रिंटर के थ्रू। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि एक ऑब्जेक्ट को बनाने में फिलामेंट पिघलती जाती है, फिर वो शेप ड्रॉ होता जाता है, तो यहाँ थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है ना। तो ये भी एक टाइप का प्रिंटर ही होता है जो कि एक आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है। जो भी डिजाइन आप इनपुट करते हो वो प्रिंट होती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस, दैट इज प्लॉटर। तो देखो अभी प्रिंटर भी समझ में आ गया और मॉनिटर भी समझ में आ गया। मॉनिटर गिव्स सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, प्रिंटर गिव्स हार्ड कॉपी आउटपुट। अब व्हाट अबाउट, यदि मैंने कहा कि आपको कोई होर्डिंग प्रिंट करनी है, व्हाट अबाउट मैंने कहा कि आपको एक बिग प्रिंटिंग करनी है जिसमें आप कोई डिजाइन प्रिंट करवा सकते हो, किसी बिल्डिंग का मैप ड्रॉ करवा सकते हो, तो इसके लिए आपको लार्ज प्रिंटिंग की जरूरत पड़ती है। आपने देखा होगा आप जाते हो रोड साइड तो आपको बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए मिलते हैं, वो कैसे प्रिंट होते हैं। जब आपको ऐसे लार्ज ड्राइंग बनानी होती है ना, तो हम यूज करते हैं प्लॉटर्स का। प्लॉटर्स ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो आर्किटेक्ट्स यूज करते हैं, फैशन डिजाइनर्स यूज करते हैं, इंजीनियर्स यूज करते हैं कैड डिजाइनर्स वगैरह को डिजाइन करने के लिए। सो प्लॉटर इज यूज्ड टू प्रिंट हाई क्वालिटी ग्राफिक्स ड्राइंग्स यूज इंक पेन्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। ठीक है, इन द पास्ट प्लॉटर्स वर यूज्ड इन एप्लीकेशंस सच एज कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कैड जिसका मैंने नाम बताया, जो कि इंजीनियर्स आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स वगैरह बनाने में हेल्प करते हैं, जिसमें मैप बना सकते हो आप। सिविल इंजीनियर्स जो ड्राइंग्स और मशीन कंपोनेंट्स ड्रॉ करते हैं वो बेसिकली आपके प्लॉटर्स के थ्रू ही होते हैं। सो 2 टाइप के प्लॉटर्स होते हैं, वन इज फ्लैट बेड प्लॉटर एंड अदर इज ड्रम प्लॉटर। अब यदि हम फ्लैट बेड प्लॉटर की बात करें तो ध्यान से देखो, फ्लैट बेड प्लॉटर कुछ इस तरीके का आता है जिसका स्क्रीन, जिसका ऊपर का सरफेस फ्लैट होता है, ठीक है, और इस तरीके से होता है जिसका स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा होता है। वहीं ड्रम प्लॉटर की बात करें तो यहाँ पे ना प्रिंटिंग के लिए इस प्लॉटर में एक ड्रम लगा होता है, जो ड्रम रोटेट होता जाता है उसके अकॉर्डिंग प्रिंटिंग होती जाती है। सो दिस 2 टाइप ऑफ प्लॉटर्स आर बी यूज्ड। अब फ्लैट बेड प्लॉटर क्या होता है, यहाँ पे पेपर को फिक्स किया जाता है फ्लैट सरफेस पर एंड पेन्स ऑफ डिफरेंट कलर्स आर माउंटेड ऑन द पेन होल्डिंग मैकेनिज्म। इसके ऊपर एक पेन होल्डिंग मैकेनिज्म होता है जिसमें अलग अलग कलर के पेन्स होते हैं, उनमें अलग अलग कलर की इंक्स होती है, जिसके थ्रू वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग फिर ड्राइंग होती है। तो एक फ्लैट पैनल के ऊपर बेसिकली पेन्स के थ्रू प्रिंटिंग होती है। वहीं ड्रम प्लॉटर की बात करें तो इन ड्रम प्लॉटर द पेपर ऑन विच द डिजाइन हैज टू बी मेड इज प्लेस्ड ओवर अ ड्रम। यहाँ फ्लैट सरफेस पे पेपर माउंटेड होता है, यहाँ पे ड्रम के आसपास पेपर माउंट होता है। जैसे जैसे ड्रम रोटेट होता जाता है तो बेसिकली उसके ऊपर जो पेन माउंटेड होता है ड्रम के ऊपर, वो बेसिकली फिर जो है प्रिंटिंग का काम करता है। ठीक है, सो पेन इज माउंटेड ऑन अ कैरिएज व्हिच मूव्स अक्रॉस द विड्थ ऑफ द पेपर, पेन मूव्स ऑन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड पेपर इन वर्टिकल डायरेक्शन। दिस कॉम्बिनेशन मूवमेंट्स ऑफ पेन एंड पेपर क्रिएट रिक्वायर्ड डिजाइन। मतलब पेन जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा और पेपर वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करेगा, तो जो है प्रिंटिंग का काम कंप्लीट होगा। समझ में आई बात। सो पेन हैविंग इंक, हर एक पेन में जो है इंक होती है, चाहे हम फ्लैट बेड की बात करें चाहे हम ड्रम प्लॉटर की बात करें, और वो इंक डिफरेंट कलर्स की होती है, तभी तो ड्राइंग सुंदर सी कंप्लीट होती है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर के साइज में। अब ये जो प्लॉटर्स हैं ये भी अलग अलग साइजेस में आपको मिलते हैं, है ना, ये जरूरी नहीं है कि आपको एक ही साइज में मिले। तो वैरायटी ऑफ विड्थ के अकॉर्डिंग जो है प्लॉटर भी अवेलेबल होते हैं, जैसे आपको पेपर पे प्रिंटिंग करवानी है। क्लियर। अब इसके क्या एडवांटेजेस है मैम, तो एडवांटेजेस है प्लॉटर के, प्रिंट मोर प्रिसाइज लाइंस, okay, and has a high color accuracy and printer quality. तो this all two are the advantages of plotter। और वहीं हम इसके disadvantages की बात करें तो can take half an hour to print drawings। ड्राइंग्स को प्रिंट करने में हाफ एन आवर लेता है, क्योंकि ड्राइंग्स प्रिंट कर रहे हैं, मैकेनिकल थोड़ा डिवाइस होता है, तो यहाँ पे जो प्रिंटिंग होती है वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होती है। जैसे मैंने बताया 3D ड्राइंग्स होती है, 3D जो प्रिंटर होता है वो भी प्रिंटिंग में थोड़ा टाइम लगाता है ना। जितनी बड़ी डिजाइन, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट आप प्रिंट करवाना चाहोगे उतना टाइम कंज्यूमिंग होगा। मोर एक्सपेंसिव देन रेगुलर प्रिंटर। बाकी के जो प्रिंटर अभी हमने देखे ना, जैसे इंकजेट देखा, लेजर देखा, उन सब पे कंपैरेटिवली ये एक्सपेंसिव होता है और ये थोड़ा बिग इन साइज होता है, क्योंकि बड़े बड़े डिजाइन आप यहाँ लगाते हो तो स्पेस भी ज्यादा लेता है। ठीक है, आ गई बात समझ में। आप लिख कर आ सकते हो ना प्लॉटर के बारे में भी, 2 प्लॉटर्स आर हियर, व्हाई दिस इज यूज्ड, हु
will use this plotters, who are using this plotters, right? Now speaker is used to give sound output. Sound input के लिए हम क्या करते हैं, माइक्रोफोन का यूज करते हैं, वहीं साउंड आउटपुट के लिए हमें स्पीकर की जरूरत होती है। अब कुछ स्पीकर्स ऐसे होते हैं जो सिस्टम में इनबिल्ट आते हैं, आप अलग से एक्सटर्नल स्पीकर्स का भी यूज कर सकते हो, है ना, इट डिपेंड्स। सो स्पीकर्स आर यूज्ड टू जनरेट साउंड, दे कन्वर्ट एनालॉग इलेक्ट्रिक सिग्नल्स इनटू द एयर वाइब्रेशंस। स्पीकर्स आर यूज्ड टू लिसन टू म्यूजिक एंड साउंड्स ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, एडवांटेजेस क्या हो गए, अब स्पीकर तो सभी पहचानते हैं अच्छे से, राइट? एवरीवन इन द रूम कैन हियर द आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर, दे हेल्प ब्लाइंड पीपल टू यूज द कंप्यूटर बिकॉज टेक्स्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू साउंड। मतलब बहुत अच्छी बात कही है कि जो ब्लाइंड पीपल्स होते हैं, जो देख नहीं पाते हैं कि स्क्रीन पे क्या चल रहा है, तो वो बेसिकली साउंड को सुनकर, कंप्यूटर से जो भी साउंड जनरेट होती है उसको सुनकर समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कैप्स लॉक की को ऑन किया तो एक साउंड जनरेट होगा, एक बीप साउंड जनरेट होगा, जिससे पता चलेगा कि भाई कैप्स लॉक की ऑन हो चुकी है। तो साउंड सिस्टम की अलग अपनी इंपॉर्टेंस होती है कंप्यूटर में। द आउटपुट फ्रॉम स्पीकर कैन डिस्टर्ब अदर्स, वी आर ट्राइंग टू वर्क। मतलब यदि हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ऑब्वियस समटाइम्स जब आप कंप्यूटर्स पे काम कर रहे होते हैं तो आपके आउटसाइड जितने लोग होते हैं, जरूरी नहीं कि सभी उसी तरीके से साउंड को एंजॉय करें जैसे आप कर रहे हो, मे बी दे विल डिस्टर्ब ना। हाउ क्वालिटी एक्सटर्नल स्पीकर्स कैन बी एक्सपेंसिव, हाई क्वालिटी के जब आप एक्सटर्नल स्पीकर्स परचेज करते हो तो वो एक्सपेंसिव भी होते हैं। ठीक है, तो दिस ऑल आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ दिस आउटपुट डिवाइस। तो साउंड आउटपुट के लिए यूज होने वाला स्पीकर होता है आउटपुट डिवाइस। अब आ जाते हैं हम इसके बाद में स्टोरेज मेमोरी डिवाइस पर। तो यहां से अब हम बात कर रहे हैं स्टोरेज डिवाइस की। ठीक है, आउटपुट डिवाइस कितने हुए जो हमने आउटपुट डिवाइस अभी डिस्कस किए, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर एंड स्पीकर। याद रखना ये 4 हैं। अब आप सोचोगे कि मैम आपने तो 5 बताए थे, तो 5वां आउटपुट डिवाइस जो मैंने बताया है वो है प्रोजेक्टर। यहां नहीं लिखा है, आपकी बुक में भी नहीं दिया होगा, बट 5वां जो आउटपुट डिवाइस होता है वो होता है प्रोजेक्टर। अब प्रोजेक्टर तो सभी ने देखा है ना, इस तरीके का एक डिवाइस होता है जिसको वॉल पे माउंट किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, और इसमें एक लाइट होता है जो बीम ऑफ लाइट सामने वॉल पर पड़ता है, तो आपको जो भी आपका डेटा होगा जो कंप्यूटर सिस्टम से आपने कनेक्ट किया होगा प्रोजेक्टर में, वो लार्ज स्क्रीन पर शो होता है, जो बेसिकली आप मूवीज थिएटर्स वगैरह में देखते हो। जब कोई प्रेजेंटेशन दे रहा होता है तो वहां भी आप देखते हो कि वो प्रेजेंटेशन आपको लार्ज स्केल में प्रोजेक्टर्स के थ्रू शो होती है। तो यहाँ पे बेसिकली यदि प्रोजेक्टर की बात करें तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस होता है। तो हो गए ना 5 आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर एंड प्रोजेक्टर। याद रखना इन 5 के अलावा कोई और आउटपुट डिवाइस नहीं होता है। जितने डिवाइसेस मैंने बताए वो सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं। तो बस ये 5 याद रखना, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर एंड प्रोजेक्टर। ठीक है, कभी गलत नहीं करोगे कोई आंसर। अब स्टोरेज डिवाइस पे आते हैं। तो मैम स्टोरेज डिवाइस तो बहुत अच्छे से क्लियर है, जहां जाके डेटा स्टोर होता है वो स्टोरेज डिवाइस होते हैं। स्टोरेज डिवाइस मींस व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट मेमोरी यूनिट। तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि कंप्यूटर में 2 टाइप की मेमोरी होती है, वन इज प्राइमरी मेमोरी एंड अदर इज सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी को हम सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी 2 होती है, वन इज रैम एंड अदर इज रोम। तो रोम तो प्री स्ट्रक्चर्ड पहले से ही होती है, उसमें पहले से ही डेटा स्टोर कर देते हो जिसमें आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। रैम एक ऐसी मेमोरी होती है जो सीपीयू से डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है। जो भी डेटा एट अ टाइम ऑफ प्रोसेसर के पास प्रोसेसिंग के लिए होता है वो रैम से ही आता है, वो रैम में ही रहता है। तो रैम एक टेम्परेरीली मेमोरी होती है, रीड राइट मेमोरी होती है, यहाँ से डेटा टेम्परेरीली सेव भी होता है, डिलीट भी हो जाता है ना। रैम क्या होती है, आपकी वॉलेटाइल मेमोरी होती है क्योंकि यहाँ से डेटा डिलीट हो जाता है। वही बात करें सेकेंडरी मेमोरी की, तो सेकेंडरी जैसा इसका नाम है, सीपीयू इससे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नहीं करता है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, मेमोरी डिस्क, पेन ड्राइव, यूएसबी ड्राइव, सारी जितनी भी स्टोरेज डिवाइस है जो हाई कैपेसिटी स्टोरेज डिवाइस होते हैं, जो बैकअप के लिए यूज किए जाते हैं, वो सभी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में आते हैं। तो अभी स्टोरेज डिवाइस को लेकर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज्ड टू स्टोर द डेटा एंड इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सो दैट वी कैन यूज इट लेटर। आप कंप्यूटर में कोई भी फाइल स्टोर करते हो तो वो कहाँ जाके सेव होती है, वो सेकेंडरी स्टोरेज में सेव होती है। जब आप उस फाइल को क्रिएट कर रहे होते हो, टाइपिंग कर रहे होते हो, वो फाइल को जब तक आप सेव नहीं करते हो, जब तक आप उसमें काम कर रहे होते हो, तो वो कहाँ स्टोर होती है, रैम में स्टोर होती है। जैसे ही फाइल को परमानेंटली स्टोर कर देते हो फ्यूचर यूज के लिए, तो वो चली जाती है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क में।
समझ में आ रही है बात? सो कंप्यूटर कैन रिमेंबर मेनी थिंग्स इन इट्स माइंड बिकॉज इट हैज मेमोरी. सो एज लाइक कंप्यूटर्स ऑल्सो हैज मेमोरी टू स्टोर इंफॉर्मेशन और डेटा. प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. इंटरनल मेमोरी, मेन मेमोरी कहते हैं इसको, परमानेंट मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं. आप किसी भी नाम से कोई भी मेमोरी आपसे पूछ ली जाए तो बेटा इनके ऑल्टरनेटिव नेम्स याद कर लेना. ठीक है, समझ में आ गया? इसको प्राइमरी, मेन और इंटरनल क्यों कहते हैं ये मैंने आपको बता दिया. और इसको सेकेंडरी, परमानेंट, एक्सटर्नल क्यों कहते हैं ये भी मैंने आपको अभी बताया, है ना. सो व्हेन सीपीयू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम, प्राइमरी मेमोरी स्टोर इंस्ट्रक्शंस. यहाँ पे बात कर रहे हैं हम रैम की. प्राइमरी मेमोरी कंसिस्ट रैम एंड रोम. वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट दिस इन चैप्टर नंबर 1. ऑन द अदर हैंड सेकेंडरी मेमोरी स्टोर प्रोग्राम्स एंड डेटा इन विच आर नॉट करंटली इन यूज एंड प्रोवाइड्स परमानेंट स्टोरेज. ठीक है, जो करंटली प्रोसेसर यूज कर रहा है, डिवाइस जो भी करंटली प्रोसेसर यूज कर रहा है एग्जीक्यूशन के लिए टास्क, वो रैम में होता है ना कि सेकेंडरी मेमोरी में होता है. दिस मेमोरी डिवाइस आर आल्सो नोन एज ऑक्सिलरी मेमोरी यूज्ड टू कीप द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन फॉर अ लॉन्गर पीरियड. परमानेंटली जाके जहां डेटा स्टोर हो रहा है वो सेकेंडरी मेमोरी है. ठीक है, अब सेकेंडरी मेमोरी के बारे में हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे. व्हाई? बिकॉज प्राइमरी मेमोरी को पहले चैप्टर में हमने डिटेल में कवर कर लिया है. रैम के 2 टाइप्स होते हैं, एस रैम, डी रैम, वो भी पढ़ लिया था. रोम के 3-4 टाइप्स होते हैं, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम, वो भी सब डिस्कस किया था. तो रैम रोम को तो हमने फर्स्ट चैप्टर में कंप्लीट किया. अब इस चैप्टर में हम हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ने वाले हैं. जितने सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो होपफुली आपको आउटपुट डिवाइस अच्छे से समझ में आ गया, सारे इनपुट डिवाइस समझ में आ गए. अब स्टोरेज डिवाइस की बारी है जिसमें सबसे पहले बात करेंगे हार्ड डिस्क की, जिसको HDD के नाम से भी जानते हो. हार्ड डिस्क ड्राइव में इसको लगाया जाता है. हार्ड डिस्क एक कॉमनली सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है जहां पर डेटा बल्क में जाके स्टोर होता है, परमानेंटली स्टोर होता है. यहाँ आप बैकअप लेके डेटा का रख सकते हो. बेसिकली जो हार्ड डिस्क होती है वो 2 टाइप की होती है, ध्यान से समझना. जो हार्ड डिस्क होती है वो भी 2 टाइप की होती है. अब आप सोचोगे कैसे 2 टाइप की? एक हार्ड डिस्क वो होती है जिसमें मूविंग पार्ट्स होते हैं, और एक हार्ड डिस्क होती है जिसमें नॉन मूविंग पार्ट्स होते हैं. मतलब वो हार्ड डिस्क में कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं लगे होते हैं, जिनको आप SSD के नाम से जानते हो. ठीक है, इसमें छोटी छोटी चिप्स लगी होती है जहां पर डेटा जाके स्टोर होता है, तो वो SSD होगी जो आजकल लेटेस्ट, जो हाई कैपेसिटी में डेटा को स्टोर करती है. और मूविंग पार्ट्स वाली जो हार्ड डिस्क होती है ना, इन हार्ड डिस्क में क्या होता है? इन हार्ड डिस्क में एक स्पिंडल मोटर होती है. इस मोटर पे छोटे छोटे प्लेटर्स लगे होते हैं और यहाँ पे लगा होता है रीड राइट हेड. क्या लगा होता है? एक रीड राइट हेड. अब किस प्लेटर के किस ट्रैक में, किस सेक्टर में जाके डेटा स्टोर होगा, कहाँ डेटा जाके राइट होगा, वो बेसिकली इस रीड राइट हेड का काम होता है. जैसे जैसे स्पिंडल मोटर जो है रोटेट करेगी ना, वैसे वैसे इन प्लेटर्स में जाके डेटा स्टोर होता जाएगा. तो यहाँ पर मूविंग पार्ट्स होते हैं, स्पिंडल मोटर मूव करती है, सर्कुलर प्लेटर्स मूव करते हैं जब डेटा जाके इसमें रीड राइट होता है. यहाँ पर कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते. तो ये SSD के नाम से आपने हार्ड ड्राइव सुनी होगी, है ना. और इसकी जो कैपेसिटी होती है वो SSD की कंपैरेटिवली क्या होती है? लो होती है ना. और ये थोड़ी एक्सपेंसिव भी होती है एज कंपेयर टू this hard disk. Okay, so single hard disk usually consists of several metal platters coated with a magnetic material. Each platter requires 2 read-write heads, one for each side. All the read-write heads are attached to the single axis arm. Each platter has some concentric circle called tracks, and tracks are logically divided into sectors. ध्यान रखना, इस यदि एक सर्कुलर प्लेटर की बात करूंगी ना, तो इस एक सर्कुलर प्लेटर्स में बहुत सारे ट्रैक्स होंगे और हर एक ट्रैक्स में इस तरीके के सेक्टर्स होंगे. ध्यान रखना, ऐसे कुछ ट्रैक और सेक्टर डिवाइडेड होते हैं. ये हो गए आपके ट्रैक, है ना. और ये जो एक आपने देखा यहाँ पर, ये बन जाएगा आपका सेक्टर. आई बात समझे? तो 1 2 3 ट्रैक्स हमने बना दिए. हर एक ट्रैक में कुछ सेक्टर्स होते हैं जहां जाके डेटा स्टोर होता है. तो डेटा स्टोर्ड इन द सेक्टर्स. दिस प्लेटर्स स्पिन एट अ स्पीड ऑफ 4500 to 7200 RPM. ये जो प्लेटर्स होते हैं ना, ये कितनी स्पीड से रोटेट होते हैं? 4500 से 7200 रोटेशन पर मिनट. 1 मिनट में इतना रोटेशन लेते हैं जब जाके उसमें डेटा हाई स्पीड में स्टोर होता है. तो अभी आपको हार्ड डिस्क का मतलब समझ में आ गया. 2 टाइप के हार्ड डिस्क होगी. अब इसके एडवांटेजेस की बात करें तो लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है. यहाँ से डेटा को रिट्राइव करना ईजी होता है एज कंपेयर टू यदि हम बात करें ऑप्टिकल डिस्क की. यूजुअली फिक्स्ड इनसाइड द कंप्यूटर. कंप्यूटर में फिक्स्ड होती है, इसको आप बार बार हटा नहीं सकते हो. ठीक है, हटाओगे तो हार्ड डिस्क के क्रैश होने के चांसेस होते हैं. इसके डिसएडवांटेजेस क्या होता है? इसमें जो हेड है, रीड राइट हेड है, यदि वो क्रैश हुआ तो पूरा डिस्क सरफेस क्रैश हो सकता है, डिस्क का डेटा जा सकता है. यूजुअली फिक्स्ड इनसाइड द कंप्यूटर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू अनदर कंप्यूटर. ठीक है, जो हार्ड डिस्क होती है उसको आप एक कंप्यूटर में फिक्स कर सकते हो. यदि आपको दूसरे कंप्यूटर में फिक्स करना होती है तो जनरली आप ऐसा नहीं करते हो, क्योंकि परमानेंट डिवाइस जो लगता है. ये देखो इस तरीके से इसमें प्लेटर्स होते हैं, रीड राइट हेड होता है, जैसे मैंने बताया. दिस ऑल आर द
ट्रैक्स और उसके अंदर जो है ये सेक्टर है, ये सेक्टर्स है देखो, और ये 1 2 3 4 5 6 ट्रैक्स है। ठीक है, आ गई बात समझ में। नाउ इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है जैसे मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। ये इसका कंप्लीट मतलब आप देखो एक जो हार्ड डिस्क है वो इस तरीके से दिखती है, लेकिन जब आप इसको ओपन करोगे तो आपको ये सर्कुलर प्लेटर्स दिखेंगे, ये स्पिंडल मोटर है, ये रीड राइट हेड है, और ये सारी चीजें इसमें दिखती हैं। नाउ ऑप्टिकल डिस्क पे आते हैं। अभी ऑप्टिकल डिस्क क्या होती है, ये भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं। नाम सुना होगा आपने सीडी, डीवीडी और बीडी का। सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी मतलब डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क, एंड बीडी मतलब ब्लू रे डिस्क। अब ये क्या होती है मैम, तो ये एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं, स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, जिनको आप अपने सिस्टम में कनेक्ट भी कर सकते हो, डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो। ऊपर एक सीडी ड्राइव, डीवीडी ड्राइव लगी होती है सीपीयू में, आपने देखा होगा। ये ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी हो चुकी है, आजकल तो उसका यूज नहीं होता है। तो सीडी डीवीडी बेसिकली ऑप्टिकल डिस्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें लेजर लाइट के थ्रू, लेजर बीम ऑफ लाइट के थ्रू जो है डेटा को रीड और राइट किया जाता है। सो ऑप्टिकल डिस्क कैन स्टोर डेटा इंफॉर्मेशन इन वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, इमेजेस, गेम्स, सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। वेरियस टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल डिस्क आर अवेलेबल विच कैन स्टोर अप टू 8 GB ऑफ डेटा। अब आपने सुना होगा गेम्स की सीडीज डीवीडीज आती हैं, मूवीज की सीडी डीवीडी आती है, म्यूजिक की आती है, कुछ सॉफ्टवेयर की भी आजकल जो ड्राइवर्स होते हैं, प्रिंटर के ड्राइवर्स वगैरह होते हैं, वो भी आपको सीडी डीवीडीज में मिल जाते हैं, है ना। और ये आपने सुना भी होगा। तो यदि हम सीडी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ये भी अलग अलग टाइप की होती है। कुछ ऐसी डिस्क होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक बार डेटा डाल दिया तो उसको आप सिर्फ देख सकते हो, उसको आप सिर्फ रीड कर सकते हो, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो, डेटा उसका डिलीट नहीं कर सकते हो। तो वो सीडी रोम होता है, दैट इज रीड ओनली मेमोरी। इज एन ऑप्टिकल डिस्क कम्स दैट ऑलरेडी रिटन ऑन देम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एग्जांपल। जैसे म्यूजिक की या मूवी की कुछ सीडीज होती है जिनको सिर्फ बार बार लगा के आप देख सकते हो, किसी पर्टिकुलर चीज में कोई एडिटिंग नहीं कर सकते, उसको डिलीट नहीं कर सकते हो ना। तो एक बार जो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो गई सीडी में वो परमानेंट स्टोर हो गई। तो इस टाइप की जो सीडीज होती है वो सीडी रोम होती है। 700 MB तक का डेटा यहाँ स्टोर होता है। अब सीडी के अलग अलग टाइप होते हैं। सीडी रिकॉर्डेबल भी आती है जिसमें आप डेटा रिकॉर्ड कर सकते हो, ब्लैंक सीडी आती है कुछ स्पेस के साथ में। सपोज 700 MB की एक ब्लैंक सीडी आपने ली और उसके अंदर आप जो भी डेटा स्टोर करना चाहते हो वो डेटा आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। वही सीडी RW आती है। RW में क्या हुआ, एक बार आपने डेटा स्टोर कर दिया तो वो फिक्स हो गया, वो रिकॉर्डेबल में। लेकिन अब यार आप उस डेटा को डिलीट करना चाहते हो जो आपने सेव किया है। सपोज कि आपकी कोई फाइल थी वो आपने सीडी में स्टोर किया, ठीक है, तो वो सीडी आर में क्या होगा, वो फाइल जाके रिकॉर्ड हो जाएगी, फिर उसको आप डिलीट नहीं कर सकते हो। लेकिन सीडी RW में क्या होगा, आप उस फाइल को डिलीट करके कोई दूसरा डेटा फिर उसमें स्टोर कर सकते हो। तो सीडी RW रीराइटेबल डिस्क होती है, ठीक है जी। तो सीडी रोम ड्राइव इज यूज्ड टू रीड दिस डेटा, मतलब सीडी को लगाकर सीडी के डेटा को एक्सेस करने के लिए हमें एक ड्राइव की जरूरत होती है जिसको हम सीडी रोम ड्राइव कहते हैं, ओके। अब ये जो सीडीज होती है स्मॉल होती है, पोर्टेबल होती है, कहीं भी कैरी कर सकते हो, इधर उधर ले जाकर आप उसको। और जो कॉस्ट होती है इसकी वो भी कम होती है, मतलब वेरी चीप टू प्रोड्यूस ना। मोस्ट कंप्यूटर्स कैन यूज सीडीज टू रीड, बट टुडे यदि हम बात करें आजकल तो कोई सीडीज का यूज नहीं किया जाता है। वी कैन यूज डीवीडी इन प्लेस ऑफ सीडीज, ओके। यदि आपको हाई क्वालिटी में डेटा को स्टोर करवाना है, हाई अमाउंट में डेटा स्टोर करवाना है। फेयरली फ्रेजाइल, इजी टू स्नैप और स्क्रैच, मतलब छोटा सा भी स्क्रैच लगा सीडी पे तो बेटा वो सीडी जो है करप्ट हो सकती है, आपको जो भी उसके अंदर डेटा होगा प्रॉपर्ली विजिबल नहीं होगा। तो बहुत केयरफुली इसको रखना होता है। स्मॉलर स्टोरेज कैपेसिटी देना, हार्ड डिस्क को डीवीडी के थ्रू कंपेयर करें तो ये सिर्फ 700 MB तक का ही डेटा स्टोर कर सकती है, इसलिए इसका स्टोरेज डिवाइस कम होता है। और एक्सेस की जो स्पीड होती है वो भी इसकी कम होती है एज कंपेयर टू हार्ड डिस्क। इस तरीके का सीडी का स्ट्रक्चर होता है। किसी सीडी को यदि आपने ओपन करके देखा होगा, दिस इज CDR, दिस इज CDRW। ये रिकॉर्डेबल है, एक बार डेटा रिकॉर्ड करो परमानेंट फिक्स। ये CDRW है जिसमें आप डेटा रीड और रिकॉर्ड दोनों कर सकते हो, है ना, मतलब आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो। अब बात करते हैं डीवीडी की, दैट इज डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसको समटाइम्स डिजिटल वीडियो डिस्क भी कहा जाता है, ठीक है। ये पॉपुलर ऑप्टिकल डिवाइस है क्योंकि इसमें दोनों साइड पे आप डेटा स्टोर करवा सकते हो। सीडी के एक ही लेयर पे डेटा स्टोर होता है, डीवीडी के दोनों लेयर पे डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 700 MB से ज्यादा, मतलब 4.7 GB तक होती है। अब डीवीडीज भी सीडी की तरह अलग अलग टाइप की होती है। डीवीडी RW होती है, डीवीडी R होती है। तो आजकल देखा जाए तो 17 GB तक का डेटा स्टोर कर सकती है। वैसे लेटेस्ट तो हम इस टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रहे हैं, बट
यदि आज भी आप कहीं कोई डीवीडी देखते हो तो उसमें आप लेटेस्ट 17 GB तक का डेटा उसमें स्टोर कर सकते हो। डीवीडी आर एक बार बस डेटा रीड करना है, मतलब जो भी डेटा इसमें स्टोर किया हुआ है वो आप देख सकते हो। गेम्स की डीवीडीज आती है, मूवीज की डीवीडीज आती है, आपने देखा होगा दोनों साइड में उसमें डेटा होता है। आप डीवीडी को पलटाकर भी लगाते हो डीवीडी राइटर में और सीधी करके, मतलब दोनों साइड से उसको यूज कर सकते हो, है ना। तो ये जो डीवीडी आर होते हैं बेसिकली ये रीड ऑनली होती है, जिसमें डेटा एक बार रीड कर सकते हो। डीवीडी RW में रिकॉर्ड करने के बाद में आप उसको डिलीट करके फिर से डेटा को रीराइट कर सकते हो, ठीक है। और इसके लिए भी हमें डीवीडी रोम की, डीवीडी ड्राइव की जरूरत होती है। डीवीडी कुछ इस तरीके से विजिबल होती है, देखो सीडी की तरह। नाउ बात करें इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज की, तो सीडी की कंपैरेटिवली इसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है और इसकी जो क्वालिटी है, पिक्चर क्वालिटी, साउंड क्वालिटी एज कंपेयर टू सीडी हाई होती है। वहीं इसके डिसएडवांटेज क्या हो गए, तो ये सीडी ड्राइव में फिट नहीं होती है। यदि आपके सिस्टम में सीडी ड्राइव लगा हुआ है और आप उसमें डीवीडी लगाने की कोशिश कर रहे हो तो इट इज नॉट सपोर्टेड। देयर इज नो सिंगल स्टैंडर्ड ऑफ डीवीडी, ठीक है जी। अब बात करते हैं हम ब्लू रे डिस्क का, जो इन दोनों से ज्यादा हाई कैपेसिटी में डेटा वैल्यूज को स्टोर करता है और इसके भी वैरायटी ऑफ टाइप्स होते हैं। सो ब्लू रे डिस्क की यदि बात करूं तो ये न्यू ऑप्टिकल डिस्क फॉर्मेट है, ये आज भी देखने को आपको मिलती है, जो कि सॉफ्टवेयर के ड्राइवर्स होते हैं जो हाई स्पेस लेते हैं, जैसे प्रिंटर के जो है सॉफ्टवेयर हो गए, ड्राइवर्स हो गए, है ना। किसी भी सॉफ्टवेयर के जो ड्राइवर्स होते हैं वो बेसिकली ब्लू रे डिस्क में मिलते हैं, विच इज रैपिडली रिप्लेसिंग डीवीडी इज स्टोरेज कैपेसिटी अप टू 25 GB इन अ सिंगल लेयर डिस्क। यदि हम डबल लेयर की बात करें तो डबल लेयर में आप 50 GB तक ब्लू रे डिस्क में डेटा को स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो एक सिंगल लेयर पे 25 GB तक डेटा स्टोर कर सकते हो, डबल लेयर में 50 GB तक। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसमें ब्लू कलर की वायलेट लेजर का यूज किया जाता है। ब्लू वायलेट कलर की जो लेजर लाइट होती है ना, उसका यूज किया जाता है इस पर्टिकुलर टेक्निक में। दैट्स व्हाई इट्स नेम इज ब्लू रे डिस्क, ओके। ये ब्लू वायलेट लेजर का कॉम्बिनेशन होता है, ऑप्टिकल रेस में होती है, विच अलाउज इंफॉर्मेशन टू बी स्टोर्ड ऑन ग्रेटर डेंसिटी। सो एज विद कन्वेंशनल CD DVDs, Blu-ray plans to provide wide range of formats like ROM and R and RW। तो Blu-ray में भी आपको देखने को मिलता है Blu-ray, recorded Blu-ray disc, RW, this all formats are available here। तो मूवीज में, गेम्स में, HD मूवीज, सॉफ्टवेयर वगैरह, ये सारी जितनी एग्जाम्पल्स मैंने बताया उसमें Blu-ray डिस्क देखने को मिलती है। कैसी होती है मैम, तो ब्लू कलर की डिस्क होती है, देख लो इस तरीके की, जैसे CD DVDs होती है ना, बिल्कुल वैसी, ओके। अब यदि कंपैरिजन किया जाए सीडी डीवीडीज और बीडीज में बेटा जी, तो बेसिकली ब्लू रे डिस्क आप देख पा रहे हो, ये हाई डेंसिटी होती है, इसमें ब्लू रे डिस्क यूज किया जाता है। ये आपका डीवीडी हो गया और ये सीडी हो गया। दोनों की जो लेयर होती है, दोनों की जो कैपेसिटी होती है 25 से 50 MB तक GB तक डेटा स्टोर करती है। ये 17 GB तक डेटा को स्टोर कर सकती है, ये 700 MB तक डेटा को स्टोर करती है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। ब्लू रे डिस्क के एडवांटेज क्या है, लार्जेस्ट कैपेसिटी टू स्टोर द डेटा, और यहाँ पर बेसिकली बात करें तो ये कंपैटिबिलिटी के अकॉर्डिंग भी जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी उसमें यूज होने वाला डिवाइस है। थोड़ा एक्सपेंसिव होता है एज कंपेयर टू सीडी डीवीडीज, क्योंकि ज्यादा अमाउंट में डेटा स्टोर कर रहा है। इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो दिन पे दिन यदि हम बात करें तो बढ़ रही है। नाउ ब्लू-रे में बी नलिफाइड बिकॉज कस्टमर्स विल सेटल फॉर द लेस एक्सपेंसिव कॉम्पिटिटर ना। आजकल ब्लू-रे के कंपैरेटिवली देखा जाए मार्केट में तो पेन ड्राइव्स आ गई हैं, मेमोरी कार्ड्स आ गई हैं, फ्लैश ड्राइव्स आ गई हैं, तो कहीं ना कहीं इसको कम होता जा रहा है, इसका जो मार्केट है वो कम होता जा रहा है ना जी। तो आप बात कर लेते हैं हम वही यूएसबी ड्राइव्स की, जिनको फ्लैश ड्राइव्स भी आप कहते हो, जिनको आप पेन ड्राइव्स भी कहते हो, जो और ज्यादा कंपैटिबल और पोर्टेबल डिवाइस होता है। छोटा सा डिवाइस होता है, हर कहीं यूज कर सकते हो आराम से उसको। उसकी कैपेसिटी भी, जितनी छोटी पेन ड्राइव होगी, जितना छोटा मेमोरी कार्ड होगा, उतना ज्यादा जीबी का डेटा वो स्टोर करता है। ये आपने सुना है, ये आपने देखा भी होगा, है ना। सो पेन ड्राइव की बात करें तो यूनिवर्सल सीरियल बस, दैट इज यूएसबी फ्लैश मेमोरी डिवाइस भी इसको कहते हैं। यूएसबी का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं, दैट इज यूनिवर्सल सीरियल बस। इट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसफरिंग ऑडियो वीडियो डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में यदि आपको डेटा ट्रांसफर करना है, डेटा को बैकअप लेके रखना है, तो इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं होता है। पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव्स का आप यूज कर सकते हो, किसी भी टाइप का डेटा यहाँ पे शेयर कर सकते हो आप, ऑडियो वीडियो ग्राफिक्स के फॉर्मेट में। स्मॉल इन साइज होता है, पोर्टेबल होता है, इजीली आप डेटा को कैरी कर सकते हो। और यदि बात करें कॉस्ट की, तो हार्ड ड्राइव्स के कंपैरेटिवली, एसएसडी की कंपैरेटिवली कम कॉस्ट में अवेलेबल होता है, और सीडी डीवीडीज के कंपैरेटिवली लॉट ऑफ डेटा यहाँ पे स्टोर किया जा सकता है। मतलब यदि आज बात करें तो हम टेराबाइट्स में भी जो आपकी पेन ड्राइव्स वगैरह है वो अवेलेबल है। इसको आपको यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट करना होता है। 4 से 32 GB 64 GB तक का डेटा यहाँ पे स्टोर किया जा सकता है। और अभी यदि लेटेस्ट पेन ड्राइव्स की बात करूँ तो बेटा हम यहाँ पर 1 टेराबाइट तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं। फास्टर रीड एंड राइट
कंपेयर टू ट्रेडिशनल हार्ड ड्राइव्स। लेस पावर में इसको आप यूज कर सकते हो और इसके डैमेज होने के भी चांसेस कम होते हैं एज कंपेयर टू CD DVDs। यदि उसकी बात करें तो वहाँ एक स्क्रैच से भी वो खराब हो जाती है ना। नाउ फ्लैश मेमोरी सेल्स हैव लिमिटेड नंबर ऑफ राइट एंड इरेज साइकिल्स बिफोर फैलिंग एंड मोस्ट फ्लैश ड्राइव्स डू नॉट हैव अ राइट प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। कुछ ऐसी भी फ्लैश ड्राइव्स होती हैं जिसमें राइट प्रोटेक्शन मैकेनिज्म नहीं होता है। फ्लैश मेमोरीज में लिमिटेड नंबर ऑफ राइट एंड इरेज साइकिल्स होती है फेल होने के पहले। जब आपका कोई पेन ड्राइव क्रैश होने वाला होता है या आपको लगता है कि आपकी पेन ड्राइव खराब हो गई है तो वहां पर आप डेटा को रिकवर नहीं कर पाते हो इजीली। ये एक यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ड्रॉबैक होता है। नाउ बात कर लेते हैं अब मेमोरी कार्ड्स की, जिसको कहते हैं हम मेमोरी स्टिक। आपने अपने मोबाइल फोन में स्टोरेज के लिए मेमोरी कार्ड लगता है, कैमराज में मेमोरी कार्ड लगता है, तो ऐसे बहुत से डिवाइसेस होते हैं जिसमें मेमोरी कार्ड लगाया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए। बहुत स्मॉल सी छोटी सी चिप होती है और उतना ही हाई अमाउंट में डेटा स्टोर करती है। आपने बेसिकली डिजिटल कैमराज में देखा होगा, मोबाइल फोन्स में इसका यूज देखा होगा, कैमकॉर्डर्स वगैरह में, म्यूजिक प्लेयर्स वगैरह में इसको देखा होगा। सो ये बेसिकली मेमोरी कार्ड रीडर होता है, इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम मेमोरी स्टिक टू कंप्यूटर और वाइस वर्सा। कंप्यूटर से मेमोरी तक डेटा को ट्रांसफर करना या कंप्यूटर से कैमरा तक, कैमरा से कंप्यूटर्स तक डेटा को ट्रांसफर करना, इसलिए बेसिकली हम इसका यूज करते हैं। तो जैसे फ्लॉपी डिस्क होती है ना, वैसे ही बेसिकली इसमें भी जो है टेक्निक का यूज किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क थोड़ा बिग इन साइज होता था, ये स्मॉल इन साइज होता है, ठीक है। इट हैज 10 पिन कनेक्टर, इसमें जो कनेक्शन के लिए यूज होता है वो 10 पिन कनेक्टर होता है। इसकी कैपेसिटी 8 GB से 128 GB तक पॉसिबल है। ओके जी, बात समझ में आ गई। इस तरीके का डिवाइस होता है मेमोरी स्टिक, जैसे कि आपके मोबाइल फोन में आप मेमोरी कार्ड वगैरह लगाते हो। इसके एडवांटेजेस की बात करें तो लेस स्पेस में ज्यादा अमाउंट में डेटा होता है। वही बोलते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वही वाली चीज है। स्मॉल इन साइड बट लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी। अब इसके भी ना डिसएडवांटेजेस हैं। कैन नॉट बी अटैच टू कंप्यूटर फॉर रीड राइट विदाउट प्रॉपर हार्डवेयर। आप डायरेक्टली कंप्यूटर्स में कनेक्ट नहीं कर सकते हो, आपको प्रॉपर हार्डवेयर चाहिए। यदि आपको मेमोरी कार्ड को कंप्यूटर्स में लगाना है तो एक फ्लैश ड्राइव जैसा एक डिवाइस आता है जिसमें आप उसको पोर्ट करके USB कनेक्टर के थ्रू फिर कनेक्ट करते हो ना, तो डायरेक्टली नहीं कनेक्ट कर सकते हो। समटाइम्स ये स्लो भी काम करता है जब इसमें बहुत ज्यादा डेटा हो जाता है। तो दिस ऑल आर दिस के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट कि इन मेमोरी में डेटा स्टोर होता कैसे है, इन मेमोरी को मेजर कैसे किया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बोला 700 MB, 720 MB, 128 GB, 64 GB, तो ये MB GB के अभी व्हाट इज दिस, ये होता क्या है मैम, इसमें बड़ा कंफ्यूजन है। इसी को कहते हैं हम यूनिट्स ऑफ मेमोरी। देखो कंप्यूटर जो है वो डिजिटल डिवाइस है और वो सिर्फ समझता है बाइनरी डिजिट्स को, जिसको 0 and 1 कहते हैं, जिनको हम बिट्स भी कहते हैं। सिर्फ वो 0 and 1 ही होती है, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम इलेक्ट्रिक डिवाइस है, वोल्टेज पे काम करता है। जब वोल्टेज जा रहा है तो वोल्टेज आपका ऑन है, और जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा रही है, वोल्टेज नहीं है, तो वोल्टेज आपका जो उसका डिटेक्शन होगा वो ऑफ होगा। तो ऑन और ऑफ के लिए बेसिकली 0 और 1 बिट्स को असाइन किया गया है, तो ये इंडिविजुअली बिट्स कहलाती हैं। तो कंप्यूटर मेमोरी में भी जो डेटा स्टोर होता है ना, वो 0-1 बिट्स के फॉर्मेट में ही होता है। अब इसको आप कैसे मेजर करते हो, ध्यान से समझना, ठीक है। यदि मैंने कहा 0 और 1, तो ये इनिशियली बिट कहलाती हैं, ठीक है, बिट्स होती हैं। 0 की बात करो या 1 की बात करो, जब आप 4 बिट्स को कंबाइन करते हो, किनको, 4 बिट्स को, मतलब मैंने कहा कि 1100, ये 4 बिट्स हो गई, तो इनसे मिलकर बनता है 1 निबल। क्या बनता है, 1 निबल, NIBBLE, ठीक है। और जब मैंने 8 बिट्स को कंबाइन किया, जब मैंने 8 बिट्स को कंबाइन किया कुछ इस तरीके से, आप देखो तो 8 बिट्स मिलाकर क्या बनाते हैं, 1 बाइट्स। तो बिट और बाइट का जो कंफ्यूजन है वो दूर हुआ। बिट मतलब 0 और 1, ये इंडिविजुअल बिट कहलाती है। लेकिन वही जब 4 बिट्स मिलती है तो 1 निबल बन जाता है। 8 बिट मिलती है जब जाके एक बाइट बनता है, ठीक है। अब वैसे ही यहाँ पे देखो, आप जब 1024 बाइट्स मिलती हैं तो क्या बनता है, 1024 बाइट्स मिलती है तो 1 किलोबाइट बनता है, यहाँ लिखा हुआ है। जब 1024 किलोबाइट बनती है तो 1 मेगाबाइट बनता है। 1024 मेगाबाइट मिलते हैं तो 1 गीगाबाइट बनता है। 1024 गीगाबाइट मिलते हैं तो 1 टेराबाइट बनता है। 1024 टेराबाइट मिलते हैं तो 1 पेटाबाइट बनता है। पेटाबाइट से एक्साबाइट, एक्साबाइट से जेटाबाइट, और इससे फिर योटाबाइट्स। तो यदि इसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग बात की जाए तो आप इसको कुछ ऐसे सीख सकते हो, कुछ ऐसे समझ सकते हो, ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे छोटा होता है बिट, बिट से बड़ा होता है निबल, निबल से बड़ा होता है बाइट, बाइट से बड़ा होता है केबी, केबी से बड़ा होता है एमबी, एमबी से बड़ा होता है जीबी, जीबी से बड़ा होता है टीबी, एंड सो ऑन। यहाँ पे इंडिविजुअली 1 बिट की बात की जा रही है, यहाँ 4 बिट की बात की जा रही है, यहाँ 8 बिट की बात की जा रही है, यहाँ पे 1024 बाइट्स की बात की जा रही है, यहाँ 1024 केबी की बात की जा रही है, यहाँ 1024 एमबी की बात की जा रही है, यहाँ 1024 जीबी की बात की जा रही है,
समझ में आई बात? तो बस ऐसे आपको ये याद रखना है जैसे मैंने आपको अभी सिखाया। दिस इज द ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं, इसमें उन्हें नहीं समझ में आता है जीबी, केबी, एमबी, टीबी क्या कितने बाइट्स में क्या होता है, तो वो बेसिकली अब आपको क्लियर हो चुका है ना। तो इसी के साथ में इस धमाकेदार सेशन को यहाँ खत्म करती हूँ विद एंड ऑफ दिस चैप्टर। चैप्टर 2 को डियर स्टूडेंट्स हमने यहाँ खत्म कर लिया है, चैप्टर 1 भी आपका खत्म हो चुका है। सुमिता अरोरा बुक के साथ में हम यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं एंड होपफुली आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो गई है। कोई भी डाउट होता है तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, क्योंकि अगले सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। तो यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन व्हाट इज योर वेटिंग फॉर, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, अपने वो सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिन्होंने क्लास 9th में CA, IT, AI व्हाटएवर सब्जेक्ट दे सिलेक्ट ना परेशान हो रहे हैं, कहीं वीडियोस नहीं मिल रहे, तो जल्दी से शेयर कर दो। ठीक है जी, मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।